नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष के साथ। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में। इस टॉपिक पर 2 लेक्चर आएंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम लोग डिटेल में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, उनकी विशेषताएं और विभिन्न जो समाजशास्त्रियों ने कुछ कोड्स यूज किए हैं उनको देखेंगे। और दूसरे लेक्चर में हम लोग जाति के विभिन्न सिद्धांतों पर बात करेंगे, जैसे प्रजाति सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। तो पहले लेक्चर, और चूँकि ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस जो जाति व्यवस्था में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती हैं, कोड्स, कमेंट, बुक्स, ये सब कुछ पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय समाजशास्त्र के जनक जी.एस. घुरिये का भी योगदान है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे लेक्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। हमारे लेक्चर यूपीएससी मेंस, यूपी पीसीएस मेंस या अदर स्टेट के पीसीएस के मेंस, यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए अवेलेबल हैं। नेट के लिए हमारी फ़ीस है 11,000 रुपये, जिस पर 10% डिस्काउंट चल रहा है, 1 साल के लिए वैलिड है। जबकि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की फ़ीस 6,000 रुपये, जिस पर 5% डिस्काउंट है। आप हमारे कोर्सेज़ को खरीद सकते हैं और हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं सोशियोलॉजी, यूपीएससी मेंस और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए, जहाँ पर फ़ीस 25,000 रुपये रखी गई है। यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के लिए जो फीस है, उसके अंतर्गत हम सभी टॉपिक पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आपको मेंस के पर्सपेक्टिव में संपूर्णता में यूनिट वाइज लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर टॉपिक पर डाउट सेशन रखा जाएगा। जो टॉपिक होंगे वो इससे भिन्न होंगे जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोस हैं ये जो है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट सेशन होंगे, आंसर राइटिंग होगी, आंसर राइटिंग फॉर्मेशन और आंसर राइटिंग के लर्निंग को सिखाया जाएगा कि कैसे आप लिखें, चूँकि ज़्यादा अच्छा लिखना ही अच्छे नंबर देता है। आपके नॉलेज को एनहांस किया जाएगा और डाउट सेशन रखे जाएंगे। साथ ही जो लोग हमारे पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ के कोर्सेज के लिए आते हैं, उन्हें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी और उनका टेस्ट भी कराया जाएगा। हर लेक्चर को इस तरीके से कॉम्प्रहेंसिव ढंग से बनाया जा रहा है जो और कोई भी वीडियो, किसी का भी वीडियो आप देख लीजिए, उतना प्रभावी ढंग से आपको नहीं मिलेगा। हमारे लेक्चर में नॉलेज को संपूर्णता में हम पिरो रहे हैं, जिससे आपको कोई भी अलग वीडियो, अलग लेक्चर कुछ देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप दूसरे लोगों से हमारी तुलना कर लीजिए, तभी हमारे कोर्सेज को परचेस कीजिए। हमारे लेक्चरर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हमारी पढ़ाने की शैली ये है कि किसी भी कंसेप्ट को समझाया जाए, उसके बाद एग्जाम्पल देकर उसे और सरल कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं जाति व्यवस्था पर। यह पहला लेक्चर है। जाति व्यवस्था के बारे में हम लोग समझते हैं, पहले कुछ जान लेते हैं। भारतीय जो दर्शन है उसमें वर्ण व्यवस्था का स्वरूप ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था का जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कंसेप्ट है। और 9वें मंडल में हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है उसमें कहीं भी जो है कहीं जन्म के आधार पर व्यावसायिक विभाजन नहीं है। भारत में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ के बाद ही जाति व्यवस्था का स्वरूप भी देखने को आपको मिलेगा। और भारत जैसी जो जाति व्यवस्था है वो वैसी जाति व्यवस्था दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जब मैं इसके दूसरे वीडियोस को बनाऊंगा तो उसमें न केवल मैं हिंदुओं में जाति व्यवस्था के सिद्धांतों की चर्चा करूंगा, बल्कि इस्लाम में, ईसाइयों में, सिखों में और जो धर्म है पारसीज में इत्यादि में, ज्यूस में, उसकी व्याख्या करूँगा। चूँकि भारत में जो रहने वाली जो जाति है, बेसिकली ये जो टॉपिक है सामाजिक संस्करण पर आधारित है कि कैसे उच्च जाति, निम्न जातियों का कंसेप्ट है, कैसे समाज व्यवस्थित ढंग से चलता है, ये सब बातें हैं। तो दूसरे लेक्चर में उसके दूसरे पहलू पर बात की जाएगी। हम लोग जैसा कि जानते हैं जाति व्यवस्था का वर्णन
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है और वहीं से धीरे धीरे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप दुनिया के क्या किसी देश के जाति व्यवस्था से मैच करता है, तो उसका जवाब है पूर्णतः नहीं। भारत की जो जाति व्यवस्था है, ये जो भारत का जो संस्करण है वो यूनिक है। यदि आप यूएस को देखें तो वहाँ आपको रंग भेद मिलेगा, वहाँ वाइट्स और ब्लैक के बीच में डिवीजन मिलेगा। यदि आप चाइना को देखेंगे तो वहाँ आपको वहाँ फैमिली सिस्टम और क्या कहते हैं किनशिप वगैरह का कंसेप्ट इंडिया जैसा मिलेगा, लेकिन जाति व्यवस्था इतने विभेदीकृत स्वरूप में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वो सिर्फ एक यूनिकनेस है इंडिया की। लेकिन जाति व्यवस्था क्या आज के समय में लोकतंत्र की अवधारणा के साथ एक मतलब बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, बल्कि लोकतंत्र में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात है। जाति व्यवस्था को एक बुराई माना गया है, लेकिन कई लोग इसे एक आवश्यक बुराई मानते हैं। लेकिन जब भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया था, रचा गया था कि कैसे हमारा समाज संचालित हो, तो उसमें जाति व्यवस्था ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी। जाति व्यवस्था ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि जाति व्यवस्था में व्यावसायिक आधार पर कार्यों का खंडात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था में व्यावसायिक आधार पर कार्यों का खंडात्मक विभाजन है, यानी जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उस जाति में वो व्यावसायिक आधार पर पारंगत हो जाता है। तो प्रारंभिक समाजों में जाति व्यवस्था ने कहीं ना कहीं समाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए, नियमित करने के लिए और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रदान की थी। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ भाई लोकतंत्र की संकल्पना सामने आई और उसके बाद जाति व्यवस्था ने कहीं ना कहीं एक रिजिड स्वरूप धारण कर लिया। एक जाति से तमाम प्रकार की उपजातियां विकसित हो गईं। उपजातियों में भी अपना एक क्लासिफिकेशन है। तो ये जो जातियां हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति में जो है हावी हो गई, व्यक्ति पर हावी हो गई। तो कई बार ये देखा जाता है कि जाति व्यक्ति के विकास में बाधक भी साबित होती है। तो आज के युग में जब हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दौर में हैं, जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण और व्यक्ति के विकास में बाधक है। लेकिन जाति व्यवस्था अब कमज़ोर भी हो रही है, क्योंकि जाति व्यवस्था का जैसा रिजिड स्वरूप पहले था वो अब देखने को नहीं भी मिलता है। लेकिन चूँकि हम समाजशास्त्र में इसे पढ़ते हैं और समाजशास्त्र के सबसे मूल सिद्धांतों में भारत में जाति व्यवस्था को पढ़ा जाता है, इसलिए आइए हम व्यवस्थित ढंग से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, उसकी विशेषता, कार्यों इत्यादि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1665 ईस्वी में ग्रेशिया डी ओरेटा ने पुर्तगाली भाषा में, पुर्तगीज लैंग्वेज में जाति के लिए शब्द यूज किया कास्टा। जाति के लिए शब्द क्या यूज किया? कास्टा। किसने यूज किया? ग्रेशिया डी ओरेटा ने। प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं ये भी अब बताते चलना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि स्टूडेंट एब्जॉर्ब भी उसी अनुसार करें जहाँ से उनका ज़्यादा फायदा हो। तो ये भी जरूरी है, 1665 भी जरूरी, ग्रेशिया डे ओरेटा का नाम भी जरूरी है। पुर्तगाली भाषा में कास्टा का है, कास्टा शब्द से बना है। लेकिन कास्ट शब्द अंग्रेजी के जो है मतलब जो कास्ट शब्द है यानी वो अंग्रेजी का वर्ड है, कास्टा पुर्तगाली शब्द है। एग्जाम में लगाते वक्त ध्यान रखिएगा। जाति की उत्पत्ति इन्होंने माना है पुर्तगाली भाषा से। अब हम लोग परिभाषा के स्तर पर आते हैं। परिभाषाएं क्या हैं जाति व्यवस्था के बारे में? पहली बात, मजूमदार एवं मदान, इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें क्या कहते हैं? जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज क्लास। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार एवं मदान की। आगे कूले की पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कूले की पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कहते हैं? जब हम पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं तो उसे हम जाति कहते हैं। पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं तो उसे हम जाति कहते हैं। अब जाति को हम यदि प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के लिहाज से देखें तो वहाँ भी जाति को क्या कहा जाता है? जो है एक तरीके से बंद वर्ग कहा जाता है। अगर मार्क्स को के शब्दों में कहा जाए जाति क्या है तो कहता है वो आर्थिक आधारों पर निर्धारित होता है, सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से बताएंगे।
और अगर वेबर के शब्दों में देखा जाए तो वर्ग परिस्थिति के रूप में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के अगर लिंटन के अनुसार देखा जाए तो जाति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति है, जो हम नहीं जानते कि हम कोई भी नहीं जानता कि कौन किस जाति में पैदा होगा, लेकिन जब वो पैदा होता है तो वो उस जाति का हो जाता है, वो उसकी प्रदत्त परिस्थिति बन जाती है जो उसे समाज प्रदान करता है। अब मैकाइवर के शब्दों में देखते हैं, जितनी भी बातें भी मैंने मौखिक रूप से भी कही वो भी सब प्रश्न के रूप में पूछी गई हैं। मैकाइवर के अनुसार देखें, मैकाइवर क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है और इसमें परिवर्तन की आशा कम होती है, जब एक व्यक्ति की जो परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है और इसमें परिवर्तन की आशा कम होती है, तो इसे भी हम जाति कहते हैं। कैसे कम आशा कम होती है, देखो एक ही तरीका है जाति व्यवस्था में बदलाव का, वो है संस्कृतिकरण, जो कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया है कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च वर्ग के जैसे आदर्श व्यवहार नियमों को फॉलो करते रहना और फिर ऊपर की पीढ़ी अपने आप को अपनाएगी। मज़ेदार बात आप लोगों को बताते हैं, एम एन श्रीनिवास ने जब अध्ययन प्रारंभ किया तो चूंकि इनके गुरु का नाम था जी एस घुरिये भाई इंडोलॉजिकल या पाठ्यक्रम पर आधारित जो है कार्य करते थे। उन्होंने तमाम वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, उसके आधार पर भारतीय समाज की व्याख्या करने की कोशिश करी। तो उन्होंने जो है समाज की 6 विशेषताएं बताई, जबकि एम एन श्रीनिवास ने उससे अलग काम किया। एम एन श्रीनिवास ने यह भी देखा कि जातियों में बदलाव संभव है। उन्होंने लगभग 1950 के आसपास बताया कि भारत में 2300 जातियां हैं जिनकी 4750 उपजातियां हैं और आज के डेट में माना जाता है भारत में लगभग 7300 जातियां हैं। तो ये जो उपजातियां हैं सृजित कैसे हुई? तमाम जो निम्न जाति वर्ग के लोग थे वो उच्च जाति के लोगों के जैसे आचार व्यवहार करने लगे, तो वो उनके जैसे बनने लगे। कई बार वो नहीं उच्च जातियों ने उन्हें स्वीकार किया, तो एक नए प्रकार की उपजातियां पैदा हो गईं, जिनको मैं जब संस्कृतिकरण और प्रभु जाति का सिद्धांत एम एन श्रीनिवास का बताऊंगा तो वहां पर मैं उसकी ठीक तरीके से व्याख्या करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट रिजले, इनकी पुस्तक का नाम है पीपल ऑफ इंडिया, रट लीजिए, बहुत फेवरेट बुक है पीपल ऑफ इंडिया। एकदम इस तरीके के लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे लोग, आप लोग बहुत ही संजीदगी से इन्हें लीजिए। पीपल ऑफ इंडिया, इसमें वो कहते हैं रिजले, जाति परिवारों एवं परिवारों के संकलन का समूह है। परिवारों के संकलन के समूह। अब यहाँ कीवर्ड्स भी मैं बता देता हूँ, आप परिवारों का संकलन पकड़ लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जाति परिवारों एवं परिवारों के संकलन का समूह किसने कहा? रिजले ने कहा। क्लियर। अगला जे.एच. हट्टन। अच्छा, ये दोनों लोग क्या है, प्रजाति सिद्धांतों की बात करते हैं ज़्यादातर। जे.एच. हट्टन निर्जाति व्याख्याएं लोग काफ़ी करते हैं। जे.एच. हट्टन की पुस्तक का क्या नाम है? कास्ट इन इंडिया। रिजले की पीपल ऑफ इंडिया और हट्टन की, जे.एच. हट्टन की कास्ट इन इंडिया। उसमें क्या कहते हैं? जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित, एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में केंद्रित होता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में केंद्रित होता है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। ये कीवर्ड्स पकड़ना, आत्म केंद्रित, एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयाँ, ये 2 कीवर्ड्स हैं जिससे आप क्वेश्चन सही कर देंगे। एक्चुअली परिभाषाएं याद नहीं होती, तो आप इस तरीके से उनको याद रख पाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10-12 प्रश्न परिभाषाओं से, 10-12 प्रश्न बुक से जरूर पूछे जाते हैं, यहीं पर लोग गड़बड़ी करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा परिभाषाएं लेकर आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको अलग बुक्स ना देखनी पड़े। फिर केतकर के शब्दों में देखते हैं। केतकर की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, उसमें वो क्या बताते हैं? जाति एक सामाजिक समूह है। बस ये हो गया। केतकर का क्या है? जाति एक सामाजिक समूह, और इनकी बुक याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। आगे इरावती जो नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करती हैं, इनकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बुक है, उसमें वो क्या कहती हैं? जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कास्ट इज एक्सटेंडेड नेबर जो है नातेदारी समूह है। जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। इतना क्लियर हो गया। विस्तृत शब्द यहां पर आपको पकड़ना है। जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। अब हम लोग बात करेंगे विशेषताओं पर। इतने में ही 10वीं तरीके के प्रश्न
पूछे जाने की उम्मीद है। दूसरा लेक्चर और ज़्यादा अच्छा होगा, जिसे आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, कहीं से भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीएस घुरिये, जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। ये भारत के समाजशास्त्र के जनक हैं और ओवरऑल समाजशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? ऑगस्ट काम्टे को। इनकी पुस्तक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एवं ऑक्यूपेशन, जाति वर्ग एवं व्यवसाय। उसमें एक विशेषताएं बताते हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन, सबसे पहली विशेषता क्या है? ये डायरेक्ट पूछी जाती है। समाज का खंडात्मक विभाजन, जाहिर सी बात समाज अलग अलग खंडों में विभक्त। संस्तरण, हायरार्की पाया जाना, अलग एक जाति दूसरी से उच्च है, दूसरी जाति अन्य जाति से उच्च है। वर्ण आधार, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति के साथ भोजन नहीं कर सकते। ये हमारे समाज की मुख्य विशेषताएं हैं जो आज भी देखने को मिलती हैं। अगला, सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं। पहले निम्न जाति के लोग सामाजिक जो स्थान है उन पर नहीं जा पाते थे, जैसे पूजा स्थानों पर, जैसे पानी भरना कुओं पर, है ना, ये सब नदी पोखरों के पास। पेशे का चुनाव, ये सबसे ज़्यादा रिजिड पॉइंट है कि भारत में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वो उसी जाति का पेशा करता है। ये आज भी ज़्यादातर जो है भारत के भूभागों में इस तरीके की मान्यता है और ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो जाता है उस जाति में का ही पेशा करता है, उसी पेशे में वो दक्ष होने की कोशिश करता है। फिर अगला है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जीएस घुरिये ने अंतर विवाह पर फोकस किया था। उन्होंने कहा था एक जाति का अपनी जाति में ही विवाह होना चाहिए, उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की के साथ। बहिर्जाति विवाह को मान्यता बिल्कुल नहीं देते। बहिर्जाति विवाह जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू घुरिये। फिर हम लोग बात करते हैं किंग्सले डेविस के शब्दों में। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इनकी बुक पूछी जाती है। ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज़्यादा बुक पूछी जाती है, याद रखिएगा। ये क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था वंशानुगत है। वंशानुगत है, सही बात है, वंश के साथ जुड़ी हुई होती। जाति की सदस्यता जन्मजात है, बिल्कुल, जैसे हम लोग पैदा होते हैं किसी जाति का लेबल लग जाता है। जाति अंतर्विवाही होती है, यानी अपनी जाति में ही विवाह करना है, यह भी एक विशेषता है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, कुर्मी, यादव, पंडित, कुछ भी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, और एक चेतना होती है। अपनी जाति के प्रति लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अगला, परंपरागत व्यवसाय होता है। क्लियर, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है? जाति की व्यवस्था वंशानुगत है, ठीक है। जिस जाति में आप जन्म लेते हैं उसी जाति के आपका बच्चा पैदा होगा, बच्चे का बच्चा पैदा होगा, वंश उसी के अनुसार बढ़ेगा। फिर जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, ठीक है। जाति अंतर्विवाही समूह है, ठीक है। प्रत्येक जाति का नाम और चेतना होती, क्लियर होगा। और परंपरागत व्यवसाय होता है। अब बूगल एक समाजशास्त्री हैं। अब देखो मैंने इस लेक्चर में यही लिया है, कोट्स वगैरह को काफ़ी लिया है, चूँकि पूछ लिए जाते हैं तो आदमी की हालत टाइट हो जाती है। जाति वंशानुक्रम के आधार पर विशिष्ट श्रेणीगत समूह है। जाति वंशानुक्रम के आधार पर विशिष्ट श्रेणीगत समूह है। वंशानुक्रम के आधार के पर कहने का क्या आशय है? जब आप किसी भी वंश में पैदा होते हैं तो उसी के कैटेगरी में आप लगातार जो है फिर ड्राइव होते हैं। क्रोबर का क्या कहना है? क्रोबर कहते हैं जाति नृवंशीय इकाई का अंतर्विवाही वंशानुगत उपविभाग है। बिल्कुल ठीक है, उपविभाग से आप याद रखेंगे इसे। नरवंशी इकाई का एक अंतर्विवाही उपविभाग है। नरवंशी का मतलब है मनुष्य, मनुष्यों का समूह, ठीक है, उसी का उपविभाग है। यानी पहले तो आप मनुष्य हैं, उसमें मनुष्य कुल में पैदा हों, और उसके बाद आप किसी न किसी जाति में के माने जाएंगे। तो एक तरीके से उपविभाग है एक, ठीक। पहले हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया और फिर उसके बाद एक जाति के हम सदस्य हैं। अब बात करते हैं कैथलीन गफ के शब्दों में। ये उड़ीसा के बिसीपारा का अध्ययन करते हैं, ये भी पूछा जाता है। उड़ीसा के बिसीपारा का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहते हैं? जाति जन्म स्थिति के आधार पर, ये कीवर्ड्स है, जन्म स्थिति के आधार पर उच्च एवं निम्न पद और अंतर्विवाही पेशे से जुड़ा हुआ समूह है। जन्म स्थिति के आधार पर, बर्थ सिचुएशन के आधार पर उच्च एवं निम्न पद और अंतर्विवाही पेशे से जुड़ा हुआ समूह है। बिल्कुल भाई, जिस जाति में आप, देखो इसकी व्याख्या कर देता हूँ, जिस जाति में आप पैदा होंगे, किसी भी जाति में, ठीक है, तो जन्म स्थिति ये हो गई आपकी,
आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कुछ भी हो गया। उसके बाद कुर्मी हैं, जादव हैं, कहार हैं, है ना, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, गुप्ता हैं, क्या हैं, तो जन्म स्थिति हो गई। फिर उच्च और निम्न पद है, ठीक है, कि आप चतुर्वेदी हैं कि त्रिवेदी हैं, कि आप जो है मतलब किसी अन्य जाति से हैं, निम्न जाति से हैं। अंतर्विवाही पेशे से जुड़ा समूह है। आप किसी भी जाति में पैदा हो जाएं, लेकिन आप अंतर्विवाही होंगे, आप अंतर्विवाही होंगे, अपनी जाति में ही आप विवाह करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कैथलीन का क्लियर हो गया होगा। अब एफजी बेली और श्रीनिवास क्या कहते हैं, जाति को एक संरचना मानते हैं, कास्ट को क्या मानते हैं, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर मानते हैं, एक वेब है। और होकार्ट एम सेनार्ट क्या कहते हैं, सेनार्ट ने कहा, इन्होंने सर्वप्रथम जाति और वर्ण में अंतर किया। जाति और वर्ण में इन्होंने सबसे पहले अंतर किया। किसने किया, सेनार्ट ने किया। अगला, जाति एवं उपजाति, अंतर्विवाही गोत्र बहिर्विवाही होता है, ठीक है भाई। आप किसी भी जाति में पैदा हैं, मान लो आप कुर्मी हैं, यादव हैं, चतुर्वेदी हैं, कोई भी मान लो आप हैं, ठीक है, तो आप चाहे जाति में हैं, अब जैसे इनके 4 जातियाँ, इनकी 4 जातियाँ हैं, अलग अलग वर्गीकरण है, तो आप इनकी उपजाति में भी पैदा होंगे, तभी आप अंतर्विवाही ही होंगे, ये आप ध्यान रखिए। जबकि अपने गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है, मतलब अपनी जाति का हो लेकिन गोत्र ऊंचा नीचा होना चाहिए। अब हम लोग मित्रों बात करते हैं, जैसे आया शब्द उपजाति, तो उपजाति क्या है, उपजाति का काम क्या होता है, ये विवाह पर प्रतिबंध लगाती है, खान पान पर प्रतिबंध लगाती है उपजाति। जैसे कहते हैं ना कि उच्च कुल के, जैसे बोले चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता, द्विवेदी 2 वेदों के ज्ञाता, ये सब तरीके से, तो उच्च नीच का ऐसा मामला है। अगला, घुरिया क्या कहता है, हमें उपजाति को वास्तविक जाति मानना चाहिए। बहुत बढ़िया, उपजाति को वास्तविक जाति मानना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जाति तो बेसिकली गायब हो चुकी है। अब मान लो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा, मिश्रा, है ना, अवस्थी, पता नहीं कितनी जातियाँ, उपजातियाँ हो गई हैं। तो मूल जाति का तो नाश ही हो गया, मूल जाति का तो बारे में वही नहीं है, बहुत ही खास जानकार लोग उनको जानेंगे, लेकिन जो उपजातियाँ हैं वही सर्वस्व हो गई हैं। एसी मेयर क्या कहते हैं, एसी मेयर याद रखिएगा, एसी मेयर कहते हैं जाति को समाज हेतु, उपजाति को व्यक्ति हेतु सार्थक माना है। यानी उपजाति व्यक्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और जाति समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है बात। अगला, श्रीनिवास और इरावती कर्वे क्या कहते हैं, वो कहते हैं उपजाति जाति की वास्तविक इकाई है। उपजाति जाति की वास्तविक इकाई है, उपजाति जाति की वास्तविक इकाई है, कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एंद्रे बेतेई के शब्दों में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत पूछा गया है। वो कहते हैं भारत में सभी जातियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। भारत में सभी जातियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है सभी जातियों में, बताने की जरूरत नहीं। वेबर जैसा मैंने क्या कहा था, वेबर जाति को क्या कहते हैं, प्रस्थिति समूह कहते हैं। वो जाति के लिए भी वही सब वर्ड यूज करते हैं, उपजाति के लिए भी, कास्ट के लिए भी और सब कास्ट के लिए भी। वो जाति और उपजाति को क्या कहते हैं, प्रस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, स्टेटस ग्रुप। जाति और उपजाति को प्रस्थिति समूह वेबर कहते हैं भाई। और प्रस्थिति समूह इनका क्या है, प्रस्थिति क्या है, जिनकी एक प्रकार की आर्थिक स्थिति होती है वो एक प्रकार की प्रस्थिति का निर्माण करते हैं। मार्क्स कहेगा जिनके पास एक प्रकार के आर्थिक साधन हैं वो एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करते हैं। आगे एडमंड लीच के शब्दों में देखते हैं, वो क्या कहते हैं, जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा जाति सिद्धांतों के विपरीत है। जाति समूहों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो जाति सिद्धांतों के एकदम विपरीत है। प्रतिस्पर्धा की इनका कहना है कि कोई बात ही नहीं है, अलग जाति उसका अलग जो समूह जो उपजाति है अलग अलग काम करती है, उसमें प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं। फिर श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कर्नाटक के कुर्ग ग्राम का अध्ययन किया था और इन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी थी। तो उन्होंने क्या कहा,
अंतर जाति संस्तरण जाति का आधार है, यानी अपनी जाति में ही विवाह करना यही एकमात्र ऐसा कारण है जो जाति व्यवस्था को बनाए हुए है। भाई मान लो किसी मतलब यादव ने ब्राह्मण से शादी करी, ब्राह्मण ने शूद्र से शादी करी, क्षत्रिय ने जो है अलग वर्ण में शादी करी, अलग जाति में शादी करी, तो ये तो खत्म हो जाएगी जाति, है ना। जाति को खत्म करने का यही एक आधार है। तो इस तरीके से ये बात कही जा रही है। फिर एफ जी बेली वो क्या कहते हैं, जाति बंद सावी स्तरण है, जाति बंद सावी स्तरण है, यानी कास्ट इज क्लोज ऑर्गेनिक स्ट्रेटिफिकेशन, जाति बंद सावी स्तरीकरण है। और लुई ड्यूमाग इसे किस आधार पर बताते हैं, पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर बताते हैं, पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर बताते हैं। ऑस्कर लेविस इसे कैसे व्याख्यायित करते हैं, वो रामपुरा का अध्ययन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, रामपुरा का अध्ययन करते हैं। और एस.सी. दुबे कहाँ का अध्ययन करते हैं, तेलंगाना का अध्ययन करते हैं। मेयर फोर्टिस कहाँ का अध्ययन करते हैं, देवास का अध्ययन करते हैं। पूछा जाता है भैया सब कि जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और परिवर्तनों को किसने इंगित किया, मेयर फोर्टिस ने कहाँ का अध्ययन किया, या ऐसे दे देगा देवास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया और वहाँ के सब जाति व्यवस्था में परिवर्तनों और विविधताओं को चिन्हित किया, तो आपको जवाब लगाना होगा मेयर ने। आगे के एस माथुर ने कहाँ का अध्ययन किया, इन्होंने मालदा पाटेलाद का अध्ययन किया। और तंजौर का अध्ययन किसने किया, कैथलीन गफ का, कई बार बता चुके हैं, 3-4 बार बता चुके हैं। कैथलीन गफ ने तंजौर का अध्ययन किया। और आगे चलते हैं, एफ.जी. बेली ने विसीपारा का अध्ययन किया था। आर के मुखर्जी इन्होंने अध्ययन किया है बंगाल का, बहुत ज़्यादा मतलब उच्च स्तर के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने बंगाल का अध्ययन किया था और 4-5 प्रकार के किसानों की व्याख्या इन्होंने अपने अध्ययन में की है। एंथनी कार्टर ने महाराष्ट्र के गिरवी गांव का अध्ययन किया। एंथनी कार्टर ने जाति व्यवस्था पर महाराष्ट्र के गिरवी गांव का अध्ययन किया, जो सतारा के आसपास पड़ता है। हेनरी मैन ने कहाँ का अध्ययन किया, इन्होंने इनका कोड है, इन्होंने क्या कहा जो जाति है असंविदात्मक, मतलब विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल या अनकॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशनल सोसाइटी है, परिस्थिति या स्टेटस सोसाइटी है, अनकॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस सोसाइटी है जाति। अब 2 कंसेप्ट हैं जो ये पूछे गए हैं और लोग 99% यहाँ गलत करेंगे। एक है इनकम्पासिंग और दूसरा है इनकम्पास्क। ये दोनों टर्म किसने यूज किए हैं, लुई ड्यूमोंट ने यूज किए हैं, इनकम्पासिंग और इनकम्पास्क। तो इसमें वो बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं ऐसे समझो इसे, इनकम्पासिंग और इनकम्पास्क को, मान लो एक जाति है, मान लो एक जाति है, कोई भी एक्स जाति है, ऐसे समझो, वैसे कन्फ्यूजन होगी। एक्स जाति है तो उसकी एक स्थिति है, वो कहती है उससे नीचे भी एक जाति है, उपजाति है, और उससे ऊपर भी एक उपजाति है। तो इसे वो बताते हैं एक जाति के नीचे भी एक जाति, एक जाति के ऊपर भी एक जाति। तो इस तरीके से उसे इनकम्पासिंग और इनकम्पास्क के रूप में व्याख्यायित करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम जो लेक्चर बना रहे हैं उस टक्कर के लेक्चर आपको जो है कहीं नहीं मिलेंगे। आप अपना समय बर्बाद ना करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हमारे साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपके फ्रेंड्स और आप सफल हो सके। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप सही लेक्चर को जो है सही समय पर ऑप्ट करें, सही समय पर इसे परचेज करें, क्योंकि रेट लगातार जो है लेक्चर्स के जो इंक्रीज होते चले जाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।